नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ट्रेड डील पर ट्रंप मोदी के पॉजिटिव बयानों से बाजार फुल जोश में, लगातार छठे दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी इंटरडे में 25,000 के पार निकलने में कामयाब। आईटी और बैंकों ने भरा जोश। मिड और स्मॉल कैप में जोरदार खरीदारी, दोनों इंडेक्स करीब 1% चढ़े। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का पॉजिटिव सिग्नल। ट्रुथ सोशल पर बोले, भारत से बातचीत जारी। अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से करूंगा बात। इधर पीएम मोदी भी बोले, भारत और यूएस में है एक नेचुरल पार्टनर। ट्रेड डील से खुलेंगी असीम संभावनाएं। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी। आज भी इंडेक्स 2% ज्यादा मजबूत। विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही चुनिंदा बैंक्स, एनर्जी और एनबीएफसीज में खरीदारी, लेकिन ऑटो में आज भी हल्का मुनाफा वसूली। आज बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का बोलबाला। विंडो में ब्लॉक डील से कोटक बैंक मजबूत। वहीं पेरेंट कंपनी के मजबूत गाइडेंस से ओरेकल फाइनेंशियल्स 8% दौड़ा। साथ ही ईयू के लिए एक्सपोर्ट्स का रास्ता खुलने से अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन सरपट भागे। उधर स्पॉटलाइट साइन भी करीब 4% ऊपर। सुबह सभी शेयरों पर किया गया था विस्तार से चर्चा। ट्रेड डील की उम्मीद में टेक्सटाइल शेयर भागे। वेस्टर्न लिविंग और गोकुलदास एक्सपोर्ट 7 से 8% ऊपर। उधर वर्धमान टेक्सटाइल भी 6% दौड़ा। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ अमित सेठ और आशीष बहेती जी बने हुए हैं पिछले शो से। साथ ही रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार से बातचीत होगी और उसके बाद कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे शो में। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं और शानदार मोमेंटम निफ्टी में। अभी भी हम 25,000 के ऊपर हैं। 25,017 का हाई था, तो डे हाई पर ही है मोर और लेस। निफ्टी आईटी आज का स्टार परफॉर्मर, एक बार फिर से सेकेंड डे रनिंग और यहाँ पर मोमेंटम अब टूल पकड़ता हुआ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली की तरफ निफ्टी आईटी बढ़ता हुआ। ध्यान रखिएगा, कल भी इतनी बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर। मिड कैप में शानदार मोमेंटम है, करीब करीब 3-4% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। स्मॉल कैप में भी अच्छा मोमेंटम। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 3.5:1 का। बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा चलना शुरू किया है। 54,500 को अब एक बार वापस टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी। अब देखते हैं सुबह का ओपनिंग हाई क्रॉस होगा या नहीं। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे क्लियरली आईटी है। आज आप एफ एंड ओ के टॉप गेनर्स उठा के देखिए। नंबर 1 पर अभी भी ओरेकल 9% ऊपर हो चुका है अब। उसके बाद साइंट 5% ऊपर, परसिस्टेंट 4.5%, एम्फेसिस, टाटा एलेक्सी अब 4% ऊपर हो गया। इसके अलावा भारत फोर्ज 4% ऊपर है। टाटा टेक, केपीआईटी, टीटागर, विप्रो, अक्रॉस द बोर्ड आईटी में शानदार मोमेंटम है। वीरू। ओके, चलिए, तो ये थी बाजार की छोटी सी अब तक की समरी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में अमित सेठ, आशीष बहेती मौजूद रहेंगे। फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेकर रुचित जैन और रचना वैद जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, आपकी जो 2 स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है इस वक्त? माफ कीजिएगा, रुचित जैन और हमारे साथ अमित जी हैं इस वक्त मौजूद है। रुचित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त के 2 ट्रेड्स? जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, 2 स्टॉक्स से, एक तो जैसे आपने कहा कि आईटी आज सेक्टर ऑफ द डे है, तो सर्टेनली इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो एलटीआई माइंट्री विद इन द एंटायर स्पेस एक काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है कि जहां पे हमने एक कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट आते हुए देखा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। करंट लेवल्स पे एलटीआई माइंट्री में खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,280 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 5,550 तक के आसपास के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेलवे एज अ थीम हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं नो बॉटमिंग के साइंस बन रहे हैं कि लगभग 1 से 1.5 साल का करेक्शन हमने रेलवे स्टॉक्स में देखा है और काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस ये स्पेस में रहा है। बट पिछले कुछ दिनों में एक जो वॉल्यूम्स हम कुछ सिलेक्टिव रेलवे स्टॉक्स में देख रहे हैं, वो भी अपने प्रीवियस स्विंग लोस के आसपास, तो हमें लग रहा है कि ये एज अ सेक्टर शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है। आरवीएनएल विद इन द सेक्टर टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। जुलाई में ये स्टॉक ने लगभग 305-310 की रेंज में बॉटम बनाया था। एक अपमूव के बाद करेक्शन आया और फिर से सितंबर के स्टार्ट में सेम प्रीवियस जुलाई के लोज के आसपास बॉटम बनाई, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में डबल बॉटम कहते हैं। तो एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन आरवीएनएल में हुआ है। सो यहाँ पे हम एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आरवीएनएल करंट लेवल्स पे 328 के नीचे स्टॉप लॉस के लिए नियर टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं 355 के टारगेट्स के लिए।
जी हाँ, तो ये दो ट्रेड्स हो गए थी 337 पे आपका आरबीएल में सुबह से अगर आप देखें आज एक अच्छा रिवर्सल भी है, मूव अच्छा आते हुए टुवर्ड्स डी हाई प्रोसीड करता हुआ। बाकी ट्रेड्स पिक करते हैं। आशीष पैती जी, आपके दो आइडियाज़ क्या रहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक? जी। वीरेन जी, पहला जो रहेगा वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 510 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है। सॉरी, ऊपर में 540 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है जियो फाइनेंस का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है और एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 307 का सेल मेंटेन करे, ऊपर में 325 तक का जोन इसमें भी देखने मिल सकता है। सॉरी। ओके, जियो फाइनेंस 382 पे ये बाय कॉल है। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स? वीरेन जी, आईटी में टीसीएस अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रिवर्सल है, 10 और 20 डेमा इसने क्रॉस किया है। तो टीसीएस बाय करें 3050 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 3200 के। मेरा सेकंड कॉल रहेगा बजाज फाइनेंस। ये मॉर्निंग का मेरा टॉप कॉल भी था, तो इसी को कंटिन्यू करूंगा। लगभग 960 का प्राइस है, 950 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 980 के। ओके, ये हो गई कॉल जनाब अभी तक जो हमारे मेहमानों की थी। अब थोड़ी सी स्कैनिंग और करते हैं। सिंस निफ्टी होल्ड कर रहा है 25,000 के ऊपर, तो बहुत सारी और ऐसी बास्केट्स हैं जो कि अब शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रही हैं, लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर। देखिए, सुबह एक M6 पकड़ा, दिन एक हमने पकड़ा मैक्स हेल्थ केयर। लुक एट सन फार्मा नाउ 1595 70 डे हाई पर। रुचित रिवर्सल, अगर मैं रिवर्सल पकड़ने की उस अप्रोच पे काम करूं जिस पे हम सुबह से काम भी कर रहे हैं, जहां शॉर्ट कमिंग ड्यू है, सन फार्मा को आप कहां प्लेस करेंगे? अपने प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग साइंस है। बट सिर्फ एक चीज है कि जो 20 डेमा है वो अगर सरपास कर देता है, वेदर वो आज करता है या नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशंस में, तो उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता है। 20 डेमा फिलहाल प्लेस्ड है 1605 के आसपास, और ज्यादा दूर नहीं है करंट लेवल से। सो मैं कहूंगा कि स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखते रखे, और 1605 के लेवल अगर सरपास हो जाते हैं तो ये स्टॉक में फिर 1640 तक की अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1605 के ऊपर ये स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार। कैपिटल मार्केट में करीब 3 दशक का अनुभव रखने वाले, उससे ज़्यादा का अनुभव रखने वाले एन जय कुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में भी एक अथॉरिटी माने जाते हैं। 1993 से उन्होंने प्राइम सिक्योरिटीज़ की शुरुआत की थी। उनसे समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। जय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज आप जुड़े हैं एक बहुत अच्छे दिन मार्केट के लिए, एक शानदार रैली, और इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से हमने एक रैली देखी है मार्केट में। एक सेंस बन रही है क्या अब कि ये मार्केट जो लगातार अच्छी खबरों पर भी नहीं चल रहा था, अब फाइनली कुछ मोमेंटम में आता हुआ? आई थिंक मोमेंटम स्लोली लास्ट 2-3 दिन से बिल्डअप हुआ है, एक बेस सा बना है। और मुझे लग रहा है कि जब लास्ट 2-3 साल से जब हमारा मार्केट चल रहा था और बाकी मार्केट्स इंटरनेशनली काफ़ी मंदी के दौर पे थे, तो वहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत टाइम वाइज करेक्शन हमारा हुआ है। जब सारे एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड हैव बीन सेइंग कि हमारा मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है, मल्टीपल्स थोड़े ज़्यादा हैं एंड सारा गुड न्यूज़ डिस्काउंट हो चुका है। उस माहौल में जो ग्रोथ फिगर्स जो वगैरह आए हैं, उससे ऐसा लग रहा था कि मार्केट वापस चलेगा, लेकिन ये टैरिफ का एक बहुत बड़ा प्रेशर हमारे मार्केट पे था, जो मुझे लग रहा है कि पहली बार ईज़ होने के लक्षण हैं वो दिख रहे हैं। अ, भले ही 1-2 स्टेटमेंट्स ही हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट्स बहुत ही समझदारी से दिया गया है कि एक बेस बनाया जा रहा है कि बाकी जो बात हो गई है, रात गई सो बात गई, अब वापस नेगोशिएट करते हैं। तो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि ये मार्केट एक चाल चलेगा यहाँ से, जो पुराने हाई की तरफ बढ़ सकता है। और मुझे लग रहा है कि इस 24,500 24,700 का एक बेस जो बना है, बहुत ही मजबूत बेस है, और यहाँ से 5-7% अगर चले तो अपना ऑल टाइम हाई आ सकता है। ये मेरा मानना है। ओके, ऑल टाइम हाई आ सकता है मार्केट में, ये आपके मुंह में घी शक्कर जय कुमार जी। और इसे लीड क्या करेगा? अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में कंजम्पशन ऑटो ने पूरी की पूरी बाजी मारी हुई थी।
अब 2 दिन से आईटी चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा यूएस के साथ थोड़े रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन एक स्पेस जो बिल्कुल नहीं चला वो है लार्ज कैप बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। लीडरशिप कहाँ मिलेगी आपके हिसाब से मार्केट को? अभी भी अगर आप लार्ज कैप बैंक्स देखोगे तो आज भी कोटक में बहुत बड़ा ब्लॉक हुआ है, तो यहाँ पर देयर इज इक्वल सेलिंग आल्सो दैट इज हैपनिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो स्पेस जो नहीं चला है लास्ट कुछ महीनों से, जो टैरिफ्स, हालांकि उस पर टैरिफ लागू नहीं थे, यानी कि फार्मा, वो स्पेस चलेगा। आईटी भी एक कॉन्ट्रा मूव दे सकता है क्योंकि इन्फोसिस ने हाथ दिखाया है कि उनको बायबैक करना है। तो जो स्पेसेस टैरिफ के शुड आई से, टैरिफ हालांकि उनमें लगे नहीं थे, लेकिन आईटी एंड फार्मा काफ़ी हद तक मंदे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है आईटी में आज भी कि अ, जो लोग बोल रहे हैं कि एआई के कारण जॉब्स जा सकती हैं और अर्निंग्स का इशू आ सकता है। आई थिंक दैट फैक्टर स्टिल रिमेन्स। एंड फार्मा में मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा मूव हुआ है जिससे लगे कि जेनेरिक्स पे कोई टैरिफ्स या तो लगने वाला था या आगे जाके भी लगेगा। तो I would say कि pharma is one space which is seen a lot of selling in recent times. Lot of institutions have been pruning down. वो यहाँ से चल सकता है, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक बैंकिंग वापस चलेगा क्योंकि पूरा ग्रोथ और क्रेडिट का जहाँ पर हिसाब है, मुझे लग रहा है कि वापस रिटेल क्रेडिट में सम एरियाज वर देयर व्हिच वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, दैट हैज नाउ स्टेबलाइज्ड। और तो मुझे लगता है कि बैंकिंग और फार्मा यहाँ से चलेंगे। ओके, जगमा सर, अभी आपने जो बात कही रिगार्डिंग आईटी कि ठीक है, आई मीन यूएस और इंडिया की अगर पार्टनरशिप बैक ऑन ट्रैक होती है वो एक अच्छी चीज़ है। यूएस में भी रेट कट की संभावनाएं हैं, लेकिन दैट एआई फियर जिसका आपने अभी उल्लेख भी किया, बट अगर एक रिवर्सल खेलना भी है या फिर आईटी भी कोई कॉल लेनी भी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी है, तो आपका कन्विक्शन ज़्यादा कहाँ रहेगा, मिड कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी पे? I would think there are few cases where instead of playing IT, मुझे लगता है कि ये जो niche spaces हैं, यानी कि BPO spaces which are using AI or certain companies that are using AI to transition and pivot their businesses, वो businesses पे ध्यान देना मुझे लगता है अच्छा है, जिसमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि लार्ज कैप आईटीज में मुझे लग रहा है कि हालांकि बायबैक भी अनाउंस किया जाए, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स हैव नॉट डिसअपियर्ड। तो I would say कि large cap ITs को भी छोड़ के maybe mid cap IT, but more importantly small niche plays which are focusing, which are AI dependent, I think would be the ones that I would look at. अच्छा सर, ये जीएसटी जब रेशनलाइज किया गया उसी 15 अगस्त की स्पीच के बाद ऑटो ने एक वाइल्ड मूव दिया और मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स आज तक नहीं चले थे पिछले 3 साल में, फॉर इंस्टेंस मारुति 1300 पे 13,000 पे बार बार अटकता था, नाउ इट्स 15,500 ऑलमोस्ट। तो बड़े मूव आ चुके हैं राइट नाउ। ऑटो कितना रिवॉर्ड रखते हैं इस प्राइस से भी, और अगर ऑटो में भी सर आप किसी पर्टिकुलर थीम पे, फॉर इंस्टेंस आई मीन पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर या फिर कॉमर्शियल व्हीकल, अगर आप बुलिश हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो कौन सी होगी? अगर हमको कोई और ऑप्शन नहीं है और ऑटो में ही इन्वेस्ट करना हो तो आई वुड लुक एट टू व्हीलर्स। बट मुझे लग रहा है कि ऑटो का जो अंडर ओनरशिप था वो लार्ज एक्सटेंट कैचअप हो चुका है। एंड ये मूव ने मुझे लग रहा है कि काफ़ी ओनरशिप बढ़ा दी है, एंड इट वाज लार्जली अंडर ओन्ड, एंड there may have been specific groups like Mahindra for instance which have had continuous re-rating because of capital allocation and other good reasons. वो ऐसा उनके भी री-रेटिंग मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हो चुका है। बट जो ऑटो का ब्रॉड मूव है ये जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के कुछ दिन बाद मुझे लगता है हो चुका है। ओके, चलिए, तो ऑटो में इस समय मूव हो चुका है। ऑटो की बात हो गई, आईटी की बात हो गई, लार्ज कैप बैंक्स की बात हो गई। जयकुमार जी, इस मार्केट की जो दिक्कत रही है वो है एफआई सेलिंग, वो सिम्टम है, और जो डिसीज रही है वो है अर्निंग्स की पिक्चर पिछले लगातार 1 साल की। क्या एक सेंस बन रही है कि एक लगातार 3-4 क्वार्टर के अर्निंग्स डाउनग्रेड के बाद फाइनली कुछ अर्निंग्स अपग्रेड्स मिलने शुरू होंगे मार्केट को, और इस समय मार्केट की वैल्यूएशन आपको कैसी लग रही है? मुझे लग रहा है कि मार्केट का वैल्यूएशन तो दैट इज वेल डिस्कस्ड एंड वेल टॉक्ड अबाउट, बट इशू हियर इज दैट एफआई पोजीशनिंग हैज बीन एक्सट्रीमली नेगेटिव। उनका ओनरशिप मल्टी डेकेड लो पे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि उनका ओनरशिप थोड़ा
कैचअप होगा, अर्निंग्स और नो अर्निंग्स, पैसा कहीं ना कहीं से तो आना ही है। मुझे लग रहा है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशनल एंड लोकल म्यूचुअल फंड्स का जो इनफ्लोज है दैट विल कंटिन्यू, बट इट विल बी सपोर्टेड बाय सम एफआई फ्लोज आल्सो, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू could help in getting us to a new high. तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कल फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बाइंग आ गई, आगे जाते हुए क्या थोड़ी सी बाइंग लौटेगी? वो जो अब एफआई की होल्डिंग है, मैं 4 दिन पहले की मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो 12 साल के लो पर आ गई है। तो टेक्निकली एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी हमारी डिपेंडेंस कम हो रही है, तो थोड़ा सा एक तरीके से वॉलेटिलिटी शायद कम हो, लेकिन ये भी सच है कि हमें एफआई का पैसा चाहिए। तो क्या ये पिकअप होगा आपके हिसाब से? क्या वो वापस जो हम $1 बिलियन इन्फ्लोज देखते थे ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस, वो रिज्यूम होंगे क्या? I think वो flows they are coming in, but they are coming in into the primary market. वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि डेली फ्लोज में हम वो देखते नहीं हैं. But I think a lot of money may be moving out to invest in IPOs and invest in OFSs, etc. तो ऐसा नहीं कि एफआई की इंटरेस्ट कम हो गई है, बट उनका होल्डिंग जरूर कम हुआ है. और मुझे लग रहा है कि अगले 2 महीने में आपको सेकेंडरी मार्केट में भी एफआई का इन्फ्लोज आता हुआ नजर आएगा. अच्छा जयकुमार सर, अभी कमोडिटीज़ पर आई मीन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग हुआ है, मेटल्स की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं इसी हफ्ते ही. मेटल्स कंसिडरिंग आई थिंक चाइनाज एक्शन और एक थोड़ा केमिकल जिसमें मोर और लेस दो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स, 2 क्वार्टरली नंबर्स में स्मूथनेस फिर आ रही है वापस. इस बार के नंबर्स में मार्जिन्स अच्छे थे केमिकल कंपनियों के. इनमें से ज़्यादा दोनों में से रिलायबल क्या लग रही है और अच्छा रिवॉर्ड किस में इस वक्त? मुझे लग रहा है कि चाइना में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कट्स आएंगे बोथ इन द मेटल्स एंड द केमिकल स्पेस, या तो एनवायरमेंट रीजंस या फिर प्राइस स्टेबिलिटी. कोई भी कारण ले लो, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट में यू सी मोस्ट मार्केट्स ग्रोथ इज ऑन द लोअर साइड, तो कंटिन्यूअसली हाई प्रोडक्शन रख के तो चाइना को भी कुछ मिल नहीं रहा है. और एनवायरमेंट रीजंस ले लो या कोई भी और कारण ले लो, मुझे लग रहा है वहां थोड़ी प्रोडक्शन की कटौती होगी, जिसके कारण prices will improve or stabilize, and therefore both metals and chemicals could be beneficiaries. Individual names we'll have to take, but metals definitely I would prefer on a broad basis, because industry में भी काफी consolidation हो चुका है. मेटल्स भी आपका ठीक. अच्छा सर, एक और चीज़ थी, हमारे इंडियन मार्केट्स का ना चलना ये उस वक्त थोड़ा सा और खल रहा था जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज डूइंग वेल. आप हैंगसेंग को देखिए, और कमोडिटीज़ में ही और दूसरे एसेट क्लास में गोल्ड ने डोमिनेट किया ऑलमोस्ट राइट. आई मीन 1,09,000 यस्टरडे. गोल्ड को सीधे सीधे प्ले करें, अभी भी आपको तेज़ी समझ में आती है कि अभी वहाँ परसिस्ट करेगी, तेज़ी और रहेगी, या फिर जिस तबके के थ्रू हम गोल्ड्स को प्ले करते हैं, जिसमें गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं या फिर ज्वेलरी स्टॉक्स हैं या फिर गोल्ड फाइनेंस में सम्मिलित जो बैंक्स हैं जिनका फाइनेंस कारोबार है, ये 2-3 बास्केट आपको कैसी लग रही है? कहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको? आई थिंक गोल्ड शुड बी सीन एज एन एसेट कैटेगरी, क्योंकि जो बैकड्रॉप है, जो माहौल है, ये है कि हर रैली में डॉलर्स बीइंग सोल्ड एंड पीपल आर स्विचिंग देयर एसेट्स फ्रॉम डॉलर एसेट्स टू अदर एसेट्स. तो बोथ गोल्ड एंड सिल्वर आई थिंक विल बी बेनिफिशियरीज. तो हमको ये दोनों एसेट कैटेगरीज को एक एसेट एलोकेशन के नजरिए से देखना चाहिए. वो दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे कुछ पैसा हमारा गोल्ड और सिल्वर या तो फिजिकल या ईटीएफ्स में डेफिनेटली रखना चाहिए. आई डोंट थिंक वी शुड प्ले स्टॉक्स एज अ प्रॉक्सी फॉर दिस, बट वी शुड यूज देम एज एन एसेट कैटेगरी इन देमसेल्व्स. जय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. और होपफुली मार्केट में जैसा आपने बोला न्यू ऑल टाइम हाई हिट हो, यही उम्मीद रहेगी. अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा बात करते हैं हमारी एफएनओ गुरुकुल की. और आज वेंसडे है, ध्यान रखिएगा, सैटरडे और संडे को एफएनओ गुरुकुल होने वाला है. 3 दिन बचे हैं अब आपके पास रजिस्टर करने के लिए, सिर्फ वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे. और वीरू, इस बार मैं देख रहा था कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, पहले दिन पूरा हम हेमंत जी के साथ बात करेंगे, तो उनकी इस बार 2 सेशन होने वाले हैं, जो अब तक 1 सेशन होता था, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि उनके 2 सेशन हो. तो 2 सेशन उनके होने वाले हैं इस बार, और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थोड़ा और बताइए. जी,
बिल्कुल वो लोग कहते थे ना, वो रोल ओवर की रिपोर्ट जरूर डिस्कस कीजिएगा सर, प्लीज़ थोड़ा टाइम उसको दीजिएगा। तो थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा टाइम दिया उसको सेकंड सेशन में, निफ्टी के ट्रेड्स और स्पेशली अब आपको मंथली ऑप्शंस पे निफ्टी के कैसे रिएक्ट करना है। प्लस याद रखिएगा, आप अपने निफ्टी के ट्रेड के साथ साथ निफ्टी ऑप्शन के ट्रेड के साथ ईटीएफ को कैसे नर्ज कर सकते हैं, जो निफ्टी ईटीएफ हैं या फिर निफ्टी बैंक ईटीएफ, इन दोनों का अगर आप देखें कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। एफआईज का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, उनकी प्लेसमेंट मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, चंदन से हम स्ट्रेटजीज को समझेंगे और थीटा को, मतलब जिसका कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, सब सीखेंगे। और आखिरी सेशन होगा आशीष चतुर्मोता जी के साथ, जिसमें हम बातचीत करेंगे स्टॉक पिकिंग, आर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग, क्या खरीदना है, क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, कब एग्जिट करना है, सेक्टोरियल जो पिक आप करते हैं सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में, वो कैसे पिक करते हैं, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएशन और पोर्टफोलियो को हेज करना, सारी कला जो है वो अनुज इस 2 दिन के वेबिनार में 13 और 14 सितंबर, और कल मैं भी प्रस्थान करूंगा मुंबई के लिए अनुज। बिल्कुल, आपका स्वागत है वीरू, आइए मुंबई। और कल शाम को अब यहाँ पे होंगे और फ्राइडे को वीरू आपको मुंबई स्टूडियो से ही काम करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेपाल की बात करते हैं, हमारा नेबर। और इस वक्त वहाँ पर बहुत बुरा सिचुएशन है, लहूलुहान है निहाल, वहाँ तख्ता पलट भी हो चुका है। जलते नेपाल ने कुछ भारतीय कंपनियों के सामने भी सवाल खड़े किए हैं। एक बार जान लेते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जिनका इस समय, लिस्टेड कंपनियां जिनका इस समय नेपाल में एक्सपोजर है। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग सर। काफ़ी हाल बेहाल नेपाल में देखने को मिल रहा है, स्थिति बहुत तनावजनक देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में किस प्रकार के ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो इंडिया अगर आप देखें तो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन वहाँ से इंपोर्ट लगभग ना के बराबर है। 7.33 अरब डॉलर के आसपास के जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सब्सिडरीज बना रखी है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स भी है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन नेपाल के लिए अगर आप देखें तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। दरअसल अगर आप देखें तो जितना भी नेपाल का ग्लोबल ट्रेड है, इसमें आप समझ लीजिए 2/3 यानी 60-65% जो है वो कंट्रीब्यूशन भारत से यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जो कंपनीज की लिस्ट है, इसमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो कंज्यूमर सेंट्रिक एफएमसीजी कंपनीज ज़्यादा निकल कर आती हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डाबर की। डाबर अगर आप देखें तो नेपाल में इसकी जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। साथ में अगर आप देखें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है और बिक्री का स्केल भी अगर आप देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नेपाल के जो एक्सपोर्टिंग हाउस हैं, उनमें सबसे बड़े टैक्स पेयर्स के तौर पर भी अगर आप देखें तो ये डाबर की सब्सिडरी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटीसी, इनके पास भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है नेपाल के लिहाज से। अगर आप देखें कंसोलिडेटेड लेवल पे देखेंगे तो कुछ खास नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इनके पास सूर्य नेपाल के नाम से एक सब्सिडरी है, जिसमें अगर आप देखें तो जो कारोबार है तकरीबन 3300 करोड़ की रेवेन्यू है और मुनाफा 726 करोड़ का है। और ये स्टैंडअलोन आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें ब्रिटानिया की तो प्रेजेंस तो ज़रूर है और अच्छी खासी प्रेजेंस है बिक्री के लिहाज से, लेकिन कंपनी क्वांटिफाई नहीं करती कि नेपाल का कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन कितना है या सेल्स वहाँ से कितनी आती है, ये नहीं क्या है। लेकिन बात करें अगर आप वरुण बेवरेजेस की, तो नेपाल में जो पेप्सिको का बॉटलिंग प्लांट है, ये वरुण बेवरेजेस ऑपरेट करते हैं। साथ में अगर आप देखें तो कंसोलिडेटेड लेवल पर तकरीबन 3% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन 3% है, क्वांटिफाई करके देख सकते हैं। एचयूएल, इसकी बात करते हैं अंत में, और यहाँ पर क्वांटम देखें तो लगभग 1% से भी कम है। हालांकि ब्रांड रिकॉल वैल्यू एचयूएल की भी काफ़ी ज़्यादा है नेपाल में, तो बहुत बड़ी निर्भरता रखता है नेपाल भारत के और ट्रेड रिलेशंस के लिहाज से। आशीष, शुक्रिया आपका। ये जो नेपाल से हमारा सरोकार है और नेपाल के बिगड़ते हालत, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपने देखा तमाम एफएमसीजी कंपनियां, हालांकि बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी एक अंश हमारा अगर आप देखें वहाँ पे निर्यात होता है। ये आपके स्क्रीन पर ही उसकी पैमाइश थी। शुक्रिया आशीष। चलिए अब एक काम करते हैं, कोटक सिक्योरिटीज से सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहज, गुड मॉर्निंग। 24,800, 24,900 और फाइनली 25,000 क्रॉस कर रहा है। मतलब ऑप्शन राइटर्स की जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट थी वो क्रॉस होता हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी आईटी। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और आपका सेक्टोरियल व्यू क्या है, किन स्टॉक्स पे आप ज़्यादा बुलिश हैं इस वक्त? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दर्शकों गुड मॉर्निंग। निफ्टी का करंट वीकली सेटअप जो है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव नजर आ रहा है। 24,800
जो इनफैक्ट कल की एक्सपायरी का लो था, मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफी क्रिटिकल सपोर्ट है। ऊपर की तरफ में निफ्टी 25,150 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंपल्सिव अपमूव आने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो यही कहूंगा कि 24,800 की ट्रेडिंग सपोर्ट के साथ ओवरऑल पॉजिटिव बायस मेंटेन कीजिए। और अच्छी बात यह है कि मंथली डेटा में भी आज सच कोई नेगेटिविटी उभर के नहीं आ रही है। तो मैं ये मानता हूं कि लैक ऑफ नेगेटिविटी इज पॉजिटिव। तो उस हिसाब से मंथली सेटअप भी सपोर्टिव है, वीकली सेटअप भी सपोर्टिव है। बस एक 25,150 का लेवल निकल जाए तो आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन मूव जो हम सब एज ट्रेडर्स देखना चाहते हैं मार्केट में वो आ सकता है। तो सेटअप फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ में बैंक निफ्टी की यदि बात करूं तो मैं 53,500 पे अपना सपोर्ट रखना चाहूंगा और इनिशियल रेजिस्टेंस अराउंड 55,000 55,200। अगेन मोमेंटम ब्रेकआउट यदि आता है तो वहां पे भी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 25,150 श्रेय जी बिल्कुल सही बोला आपने। 25,150 बस उसी की चाहत है, एक बार वो क्रॉस हो जाए। गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड्स रहेंगे आपके पास? जी, अभी के सेटअप में अनुज जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, खास करके जो शॉर्ट टर्म में आईटी ने एक अप मूव दिया है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को टीसीएस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ये एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है बट वैल्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस लेवल पर। इनफैक्ट हमारी इस पे एक महीने से नजर है जहां पे हमने 2980 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। वो इस स्टॉक का एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे उसका ट्रेंड सपोर्ट 2980 क्लोजिंग बेसिस पर नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सेक्टर में भी सेंटिमेंट का बदलाव हुआ है और ऊपर की तरफ में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 3400। हालांकि फंडामेंटली हमारा आउटलुक इसमें और भी पॉजिटिव है बट ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन लग रही है करंट सेटअप में। और ग्लोबल न्यूज फ्लो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि पॉजिटिव होने के चांसेस हैं जिसमें इसे सपोर्ट मिल सकता है। तो एक तो ये स्टॉक हो गया। दूसरा अगेन मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से चोला फाइनेंस मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो ये स्टॉक पे भी मैं एक बाय रिकमेंडेशन सजेस्ट करना चाहूंगा। 1455 का स्टॉप लॉस और 1590 का टारगेट। प्योर टेक्निकल प्ले, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब ट्रेड्स देने के लिए। और इस शो को यहाँ समेटेंगे। बीरू और मैं आपसे अलविदा कहेंगे। श्रेया और कंचन स्टूडियो में आ चुके हैं और कोई जोक मारा गया जो हम उसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ श्रेया और कंचन ने सुना। वो आई थिंक वीरू पता नहीं क्या था जो, लेकिन जो भी था दोनों हंस रहे थे। आई एम अज्यूमिंग कि कुछ अच्छा ही होगा। चलिए इस शो को समेटेंगे, है ना? अच्छा ही था ना कुछ? अच्छा था। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। चलिए अच्छी बात है। इस शो को समेटेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।